अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का गठन हो, जो आईएएस की तरह न्यायपालिका में भी उच्च कोटि के प्रतिभाओं का निष्पक्षता से चयन करे, ताकि हमारी न्यायपालिका भी समावेशी बने और उसमें सभी लोगों का, ओबीसी का, दलित का, आदिवासी का, महिलाओं में भी ओबीसी, दलित, आदिवासी और सिख सभी का, और मुसलमान, माने सभी का जो है पर्याप्त प्रतिनिधित्व हो, ताकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उच्च न्यायपालिका में ओबीसी, दलित, आदिवासी, महिलाओं में भी ओबीसी, दलित, आदिवासियों के अपर्याप्त प्रतिनिधित्व पर परोक्ष रूप से सवाल उठाया। न्यायपालिका के बारे में आम तौर पर उच्च न्यायपालिका के बारे में आरोप लगता है कि इसमें दलित, ओबीसी, आदिवासी, आपके अल्पसंख्यक समुदाय में सिख, मुस्लिम, पारसी, ईसाई, इनका जो है पर्याप्त प्रतिनिधित्व तो नहीं है, और महिलाओं में तो इसकी और भी कमी, महिलाओं की ही कमी है, और उसके बाद महिलाओं में इन समुदायों की भी बहुत कमी है। मैं जेपी सिंह, दोस्तों अम्बेडकर नामा पर आपका स्वागत है। रविवार को संविधान दिवस के अवसर पर संविधान के जनक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा का सुप्रीम कोर्ट परिसर में अनावरण हुआ और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अनावरण किया। इस अवसर पर चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ भी उपस्थित थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उच्च न्यायपालिका में ओबीसी, दलित, आदिवासी, महिलाओं में भी ओबीसी, दलित, आदिवासियों के अपर्याप्त प्रतिनिधित्व पर परोक्ष रूप से सवाल उठाया। क्यों? क्योंकि इधर पिछले काफ़ी दिनों से चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ न्यायपालिका को समावेशी बनाने पर विचार जगह जगह व्यक्त कर रहे थे। उनके मुंह पर उन्होंने एक प्रस्ताव रखा कि अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का गठन हो, जो आईएएस की तरह न्यायपालिका में भी उच्च कोटि के प्रतिभाओं का निष्पक्षता से चयन करे, ताकि हमारी न्यायपालिका भी समावेशी बने और उसमें सभी लोगों का, ओबीसी का, दलित का, आदिवासी का, महिलाओं में भी ओबीसी, दलित, आदिवासी और सिख सभी का, और मुसलमान, माने सभी का जो है पर्याप्त प्रतिनिधित्व हो, ताकि ये मर्मरिंग न हो कि न्यायपालिका एलीट क्लास की होकर रह गई है। अब ऐसे तो भारत में सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम उच्च माने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में नियुक्तियां करता है, उसकी सिफारिश पर केंद्र सरकार जो है नियुक्ति करती है। लेकिन न्यायपालिका में दलित, अल्पसंख्यक, जिसमें सिख भी शामिल हैं, और ओबीसी का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। महिला जजों का अभाव है। चीफ जस्टिस भी कह रहे हैं कि मतलब महिला जजों का अभाव है, महिलाओं को इसमें पर्याप्त नियुक्ति होनी चाहिए। लेकिन क्या एलीट क्लास की महिलाएं ही जो है जज बने? आदिवासी, सिख, मुस्लिम, दलित, ओबीसी वर्ग की महिलाएं सिख न बने, ईसाई महिलाएं सिख न बने, आपके पारसी महिलाएं सिख न बने? तो सवाल इस बात का है कि समावेशी बनाने के लिए आपको अखिल भारतीय न्याय सेवा का आयोजन करना पड़ेगा। अब ये आप करेंगे कि नहीं करेंगे, ये सब तो भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है।
अब उनका तो ये कहना था राष्ट्रपति का कि अखिल भारतीय न्यायिक सेवा की स्थापना की जानी चाहिए जो न्यायाधीश के पद के लिए प्रतिभाशाली युवाओं का चयन करे। देश भर में जिस भी व्यक्ति को न्यायाधीश बनकर देश की सेवा करना हो उन्हें उनकी योग्यता के अनुसार इस सेवा में चुना जा सकता है। पूरी प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए। इससे कम प्रतिनिधित्व वाले समाज को भी आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त होगा। न्यायपालिका के बारे में आमतौर पर उच्च न्यायपालिका के बारे में आरोप लगता है कि इसमें दलित, ओबीसी, आदिवासी, आपके अल्पसंख्यक समुदाय में सिख, मुस्लिम, पारसी, ईसाई, इनका जो है पर्याप्त प्रतिनिधित्व तो नहीं है। और महिलाओं में तो इसकी और भी कमी, महिलाओं की ही कमी है और उसके बाद महिलाओं में इन समुदायों की भी बहुत कमी है। अब ये आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आज की डेट में उच्चतम न्यायालय में एक भी सिख जज नहीं है। पंजाब, जहाँ की मेजॉरिटी आबादी सिखों की है, वहाँ सिख जजों की नियुक्तियां पिछले कई सालों से नहीं हो रही हैं। इस बार जो 2 सिखों का नाम गया था उनका भी नाम सुप्रीम कोर्ट वो जो सरकार ने रिजेक्ट कर दिया। तो सिखों का अपॉइंटमेंट ही पंजाब में नहीं हो रहा, जबकि वो पंजाबी सूबा के नाम पर पंजाब का गठन हुआ था और हरियाणा और पंजाब अलग अलग हुए थे और हिमाचल प्रदेश एक अलग बना था। सिखों का कोई नाम सुप्रीम कोर्ट के लिए भी प्रस्तावित नहीं हो रहा है, जो मतलब सिर्फ अल्पसंख्यक माने आपके क्या कहते हैं धार्मिक अल्पसंख्यक, जातीय अल्पसंख्यक सभी जो है वो क्या कहते हैं पर्याप्त प्रतिनिधित्व से वंचित हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि जिस तरह आईएएस, आईपीएस सहित तमाम अधिकारी पदों के लिए अखिल भारतीय परीक्षा होती है, वैसे ही एआईजेएस प्रतिभाशाली युवाओं का चयन करे। इससे देश के प्रति वफादार, ऊर्जावान, प्रतिभाशाली उम्मीदवार का चयन हो सकेगा। और उन्होंने इस अवसर पर अदालती कार्रवाई के लाइव वेबकास्ट के पहल की सराहना की। विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में निर्णय प्रदान करने के पहल को भी सराहा। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का ये पहल समाज को मजबूत करता है। अब एक जो है वसाव राज जो है वो क्या कहते हैं कर्नाटक उच्च न्यायालय के वकील हैं, उनकी एक चिट्ठी द वर्डिक्टम नाम के डिजिटल मीडिया, ला मीडिया है, लीगल मीडिया, डिजिटल मीडिया है वर्डिक्टम, उसने एक चिट्ठी का हवाला देते हुए खबर प्रकाशित की है कि इस साल अगस्त में भारत के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर DY चंद्रचूड़ ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट एक बहुमुखर न्यायालय है और कॉलेजियम का मुख्य मिशन यह सुनिश्चित करना है कि सुप्रीम कोर्ट देश की विविधता का प्रतिनिधित्व करे। इस साल फरवरी में CJI चंद्रचूड़ ने भारत के में मध्यस्थ स्थान में विविधता का आह्वान किया। पिछले साल सितंबर में CJI ने कहा था कि विविधता का आंतरिक मूल्य है और यह सामाजिक न्याय के बारे में हमारी समझ को आगे बढ़ाता है। सितंबर 2018 में न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने राष्ट्रीय कानून स्कूलों में विविधता की कमी पर अफसोस जताया था। कर्नाटक उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता S बसवराज ने केंद्रीय कानून मंत्री को पत्र लिखकर तत्कालीन वरिष्ठ अधिवक्ता S बसवराज ने केंद्रीय कानून मंत्री को पत्र लिखकर उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के बीच विविधता की कमी की शिकायत की है। अब ये तो नहीं मालूम कि बसवराज पिछली सरकार में मंत्री थे या सिद्धारमैया की सरकार में मंत्री हैं। अपने पत्र में बसवराज साहब ने सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय के कॉलेजियम को अक्षर और भावना दोनों में विविधता का अभ्यास करने के लिए संवाद करने का अनुरोध उन्होंने पत्र में कहा है कि न्यायालय में सभी जातियों और धर्मों का प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए और किसी भी न्यायालय को एक जाति के 20% से अधिक लोगों से नहीं भरा जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा है पत्र में कि भारत के उच्चतम न्यायालय में 34 न्यायाधीशों में से 14 ब्राह्मण समुदाय के हैं। कुछ लोग भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में निवृत्त होंगे।
सोशल मीडिया पर उनके संदेश के अनुसार शीर्ष न्यायालय के निम्नलिखित न्यायाधीश ब्राह्मण हैं: मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस संजय कृष्ण कौल, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस अभय एस ओका, जस्टिस बी.वी. नागरत्ना, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी, जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा, जस्टिस सुधांशु धूलिया, जस्टिस मनोज मिश्रा, जस्टिस अरविंद कुमार, जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा, जस्टिस के.बी. विश्वनाथन, जस्टिस ए.बी. भट्टी और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा। अब वर्डिक्टम ने, जिसने ये प्रकाशित किया है पत्र, उसने जो है ये कहा है कि भाई मैं ये सत्यापित नहीं कर सकता कि ये जो है इन्होंने जिनको कहा कि ये ब्राह्मण है, वास्तव में ये ब्राह्मण है या नहीं। अब मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम का हिस्सा थे, जिसने सुप्रीम कोर्ट ने पदोन्नति के लिए उपरोक्त अधिकांश नामों की सिफारिश की थी। ये भी बसवराज के पत्र में कहा गया है। उन्होंने अपने पत्र में यह भी कहा है कि उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद 124 और अनुच्छेद 217 द्वारा निर्देशित होती है, जो क्रमशः सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया की रूपरेखा तैयार करते हैं। न्यायाधीशों की नियुक्ति के आधार पर योग्यता यह सुनिश्चित करती है कि अपेक्षित कानूनी ज्ञान, अनुभव और निष्ठा वाले व्यक्ति को चयन किया जाए। हालांकि भारतीय समाज की बहुलतावादी प्रकृति को प्रतिबंधित करने में न्यायपालिका में विविधता महत्वपूर्ण होती है। विभिन्न जातियों धर्मों का प्रतिनिधित्व व्याख्या में व्यापक परिप्रेक्ष्य सुनिश्चित करने में मदद करता है और कानूनों के अनुप्रयोग में भी मदद करता है। उनका यह भी कहना था पत्र में कि एक विविध न्यायपालिका अधिक समावेशी और न्याय संगत न्याय वितरण प्रणाली में योगदान दे सकती है। कानून मंत्री को लिखे पत्र में कहा गया है कि विभिन्न पृष्ठभूमि के न्यायाधीश अद्वितीय अंतर्दृष्टि ला सकते हैं, जो विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दों की समझ को आगे बढ़ाते हैं। एक न्यायपालिका जिसे समावेशी और निष्पक्ष माना जाता है, वह कानूनी प्रणाली में जनता के विश्वास को बनाने में मदद करती है। यह उस विचार को पुष्ट करती है कि न्याय सभी के लिए सुलभ है, चाहे वह किसी भी जाति या धर्म का हो। एस बसवराज ने पत्र में यह भी कहा है कि समानता के संवैधानिक सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए नियुक्ति प्रक्रिया में भेदभाव से बचना आवश्यक है और लोकतंत्र के स्तंभों में से एक के रूप में न्यायपालिका को संविधान में निहित मूल्यों का उदाहरण देना चाहिए और उन्हें बनाए रखना चाहिए। उन्होंने पत्र में शिकायत की है कि मंत्रालय कर्नाटक उच्च न्यायालय में नियुक्ति के लिए मुस्लिम नामों को रोक रहा है। उनका कहना है कि योग्य उम्मीदवारों की उपलब्धता के बावजूद कर्नाटक उच्च न्यायालय में कोई ईसाई न्यायाधीश नहीं है। उन्होंने यह भी कहा है कि कर्नाटक के 51 में से 17 जज ब्राह्मण समुदाय से हैं। तो उन्होंने ये भी कहा कि भाई इनकी कार्य क्षमता पर उनको कोई संदेह नहीं है, उनका प्रदर्शन उत्कृष्ट है, लेकिन असंवैधानिकता की हद तक समावेशिता का अभाव है। पत्र में ये उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है। मार्च 2022 में तत्कालीन कानून मंत्री किरण रिजिजू ने राज्यसभा के एक प्रश्न के उत्तर में कहा था कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के संविधान 124, 217, 224 के तहत की जाती है, जो कि किसी भी जात या व्यक्ति के वर्गों के लिए आरक्षण प्रदान नहीं करता। इसलिए कोई भी जात श्रेणीवार डाटा केंद्रीय रूप में नहीं रखा जाता। कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से संवैधानिक न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति की वर्तमान प्रणाली में SC, ST, OBC, महिलाओं, अल्पसंख्यकों सहित समाज के सभी वर्गों को सामाजिक विविधता और प्रतिनिधित्व प्रदान करने का दायित्व मुख्य रूप से न्यायपालिका का है, जो कॉलेजियम सिस्टम से न्यायालय में नियुक्तियां करती है। सरकार ऐसा नहीं कर सकती कि किसी भी व्यक्ति को उच्च न्यायालय का जज बना दे। सरकार उसी को जज बना सकती है जिसकी कॉलेजियम द्वारा अनुशंसा की जाती है। किरण रिजिजू साहब ने यह भी कहा था कि हालांकि सरकार उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति में सामाजिक विविधता के लिए प्रतिबद्ध है और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों से अनुरोध करती रही है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव भेजते समय उपयुक्त उम्मीदवारों पर उचित विचार किया जाए। उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति में सामाजिक विविधता सुनिश्चित करने के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यकों और महिलाओं से संबंधित सिफारिशें भी की जाएं। अब जुलाई 2023 में 17 जुलाई तक, क्योंकि जो वर्तमान कानून मंत्री हैं उन्होंने 17 जुलाई को लोकसभा में बताया कि आज स्थिति यह है कि उच्च न्यायालय में से 4 में से 3 न्यायाधीश उच्च जाति के हैं।
दलित और आदिवासियों की संख्या 5% से कम है। 2018 में इस वर्ष जुलाई 2018 से इस वर्ष 17 जुलाई के बीच नियुक्त 604 हाईकोर्ट जजों में 458 यानी 75.58% सामान्य श्रेणी के थे। अब उच्च न्यायालयों में जो है ये जो है क्या कहते हैं, मतलब नियुक्ति की विसंगति कॉलेजियम सिस्टम से है। अब दलित आदिवासी कुल मिलाकर 604 नियुक्तियों में से 5% से भी कम है। एक प्रश्न के उत्तर में कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल ने कहा कि 2018 में अंतिम रूप से किए गए संशोधित मेमोरेंडम के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पदोन्नति की सिफारिश करने वालों द्वारा सामाजिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्रदान की जाती है। सिफारिशकर्ता द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 2018 से साल 17 जुलाई के बीच नियुक्त 604 हाईकोर्ट जजों में से 458 यानी 75.58% सामान्य श्रेणी के थे। 18 यानी 2.98% न्यायाधीश अनुसूचित जाति के थे। तब ओबीसी समुदाय से न्यायाधीशों की बात आती है तो 72 या 11.92% न्यायाधीश होते हैं, जबकि 34 या 5.6% न्यायाधीश अल्पसंख्यक समुदायों से होते हैं। 13 ने यह विवरण नहीं दिया है। देश में ओबीसी की कोई आधिकारिक गणना नहीं है। अभी तो बिहार ने की है, लेकिन देश स्तर पर कोई गणना नहीं है। क्यों? क्योंकि जनगणना के दौरान जाति की जनगणना नहीं की जाती है। इसलिए भी जाति जनगणना की मांग हो रही है, क्योंकि समाज में जो बहुत विसंगतियां हैं वो जातिगत माने आंकड़े सामने न होने की वजह से पैदा हो गई हैं। मंडल आयोग की गणना के अनुसार ओबीसी की आबादी 52% है। मेघवाल ने कहा कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 124, 217, 224 के तहत की जाती है, जो किसी भी जाति या व्यक्तियों के वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान नहीं करता है। हालांकि सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों से अनुरोध करती रही है कि समाज के सभी वर्गों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दें, है ना। सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया ज्ञापन के अनुसार सरकार केवल उन्हीं व्यक्तियों को नियुक्त करती है जिनकी सिफारिश सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा की जाती है। तो ये विसंगतियां हैं। तो इसलिए इन विसंगतियों को दूर करने के लिए राष्ट्रपति मुर्मू ने बिना इनका नाम लिए अखिल भारतीय जो है लीगल सर्विस का, जैसे IAS है वैसे जो है वो क्या कहते हैं उसी के तर्ज पर जो है वो नियुक्ति का जो है प्रस्ताव रखा है। अब ये प्रस्ताव स्वीकार होगा नहीं होगा, ये भविष्य के गर्भ में डूबा हुआ है। क्यों? क्योंकि इसमें राजनीतिक इच्छा शक्ति भी चाहिए और न्यायिक इच्छा शक्ति भी चाहिए।